हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने जाना संक्षेपण अथवा सार लेखन किसे कहते हैं। साथ ही साथ हमने जाना था कि संक्षेपण लिखने की क्या विधि होती है, क्या नियम होते हैं, और हमने संक्षेपण की विशेषताओं पर भी चर्चा की थी। दोस्तों, संक्षेपण होता क्या है? किसी भी मूल अवतरण को संक्षेप करके लिखना, इस तरह संक्षेप करके लिखना कि उसमें आपके मूल अवतरण में आई हुई सभी मुख्य बातें आपके संक्षेपण में आ जाए। यही एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता है और यही एक अच्छा संक्षेपण कहलाता है। जो भी मूल अवतरण होता है, जितने भी शब्दों का मूल अवतरण या जो भी आपका पैराग्राफ है, कविता है, कहानी है, जिसका भी आप या पत्र है, जिसका भी आप संक्षेपण करने जा रहे हैं, ध्यान रखना है कि संक्षेपण में उसके 1/3 शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। संक्षेपण में आप लिखते वक्त आपको अपनी तरफ से ज़्यादा शब्दों को नहीं जोड़ना होता है, बल्कि उन्हीं शब्दों को अपने शब्दों में लिखना होता है जो कि आपके मूल अवतरण में दिए होते हैं। हमने विस्तार पूर्वक अपने पिछले अध्याय में संक्षेपण की लिखने की विधियां और नियमों पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम कुछ संक्षेपण के पैराग्राफ और किस तरह से हमने उनका संक्षेपण किया है उस पर चर्चा करेंगे। मतलब कि आज हम संक्षेपण के उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। इसमें मैंने कुछ उदाहरण तो बिना शीर्षक के दिए हैं और एक दो उदाहरण में मैंने शीर्षक भी लिखा है। अब आपको करना क्या है कि इनको ध्यान से सुनना है और जिनका शीर्षक मैंने नहीं दिया उनका शीर्षक आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और जिनका आपको समझ नहीं आता उनका आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। संक्षेपण के उदाहरण जानते हैं कि किस तरह से हम अपने मूल अवतरण को संक्षेप में करके लिख सकते हैं, जिससे कि हमारी मूल अवतरण की सभी मुख्य बातें हमारे संक्षेपण में आ जाएं और सामने पढ़ने वाले को जो भी हम कहना चाहते हैं, जो भी वो लेखक कहना चाहता है, वह बात समझ में आ सके। दोस्तों, मेरा पहला उदाहरण है, सीकरी का सीकर सूख गया, उसके साथ मुस्लिम साम्राज्य का विशाल वृक्ष भी भीतर भीतर खोखला होने लगा। जब अराजकता, विद्रोह तथा आक्रमण की भीषण आंधियां चलने लगी, युद्ध की चमचमाती हुई चपला चमकी, पराजय रूपी वज्रपात होने लगे, तब तो यह साम्राज्य रूपी वृक्ष उखड़कर गिर पड़ा, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया और अवशेष विलास और ऐश्वर्य का वह भवन ईंधन असहायों के निश्वासों तथा शहीदों के भीषण फुंकारों से जलकर भस्म हो गया। तो दोस्तों, यह हमारा मूल अवतरण है। अब हम इसको देखते हैं कि संक्षेपण करके, यानी कि संक्षिप्त में इसका सार करके हम कैसे इसको लिख रहे हैं। इसमें मैंने इस मूल अवतरण में आई हुई सभी मुख्य बातों को लिया है। सीकरी महत्वहीन हो गई है और मुस्लिम साम्राज्य की आंतरिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ने लगी, जिसके कारण शत्रुओं से उसे निरंतर पराजित होना पड़ा और अंततः निर्धन गरीबों का शोषण करके जो साम्राज्य वैभव विलास से इतराने लगा, वह समाप्त हो गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें जितने भी शब्द थे उसका 1/3 शब्दों का प्रयोग करके इस संक्षेपण को लिखा है। अब हम अपने अगले उदाहरण को देखते हैं। मनुष्य के लिए आयु भी उन भाग्यवानी बातों में है जिसके बड़े होने की इच्छा सबको होती है और जिसके लंबे होने से कभी कोई नहीं आघाता। 65 वर्ष के हो गए, पोते नाती दर्जनों की संख्या तक पहुंच गए, अंग अंग शिथिल पड़ गए, कमर बैठते उठते बैठते कांपते हैं, कान ने अलग जवाब दे दिया, सुन नहीं पड़ता, कमर झुक गई, आंख अलग से धोखा दे गई, तो भी हम जीने से ना आघाते हैं। रोज भोर उठ देवता पितर मनाते हैं, थोड़ा और जीते, कनुआ के भी लड़का हो जाता, पर पोता देख लेते, सोने की सीढ़ी सब तब मरते। तो दोस्तों, चलिए अब हम इसके संक्षेपण को देखते हैं कि जो जीने की इच्छा है वह बड़ी बलवती होती है। चाहे मनुष्य कितना भी बूढ़ा हो जाए, किंतु वह जीने से अघाता नहीं है। शारीरिक शिथिलता भी जीने की लालसा को समाप्त नहीं करती। तो देखिए दोस्तों, मैंने किस प्रकार इसमें जरूरी शब्दों को लेकर एक छोटा सा संक्षेपण लिखा है। बहुत आसान है संक्षेपण या सार लेखन करना। सिर्फ आपको मूल अवतरण को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कौन सी बातें ज़्यादा जरूरी हैं जो हमें लिखनी चाहिए अपने संक्षेपण में। अब चलिए हम तीसरा संक्षेपण देखते हैं।
पहले मूल अवतरण में पढ़ रही हूँ। पावित्र्य और सतीत्व तो भारतीय नारी की अमूल्य निधि है जो उसे अतीत काल से प्राप्त हुई है, इसलिए स्वभावतः वह उसे समझती है। सर्वप्रथम हमें उनमें इस आदर्श के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। यदि वे इस आदर्श पर दृढ़ हो गई तो इसके फलस्वरूप उनका चरित्र इतना बलवान और दृढ़ होगा कि उसके प्रभाव से वे अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने पावित्र्य एवं सतीत्व की रक्षा करना अपना धर्म समझेंगी, चाहे वे विवाहित हों अथवा विवाहित रहने का दृढ़ संकल्प धारण किए हों या एक उच्च आदर्श के लिए। फिर यह आदर्श चाहे कुछ भी हो, अपने जीवन की बाजी लगा देना वीरतापूर्ण कार्य नहीं है। युग की आवश्यकताओं को देखते हुए यह भी अत्यावश्यक है कि उनमें से कुछ को त्याग एवं बलिदान के आदर्शों की शिक्षा दी जाए, जिससे वे आजन्म कौमार्य का पुनीत व्रत धारण करे, पावित्र्य एवं सतीत्व की उदात्त भावनाओं से अनुप्राणित हो, जो अति प्राचीन काल से भारतीय नारी के जीवन की सर्वोच्च निधि रही है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार इसका संक्षेपण करके जरूरी बातों को हम अपने संक्षेपण में लिखते हैं। अतीत ने भारतीय नारी को पावित्र्य और सतीत्व की रक्षा करने की प्रेरणा दी है, जिसके कारण भारतीय नारियां सदैव वंदनीय रही हैं। इन दोनों आदर्शों को बनाए रखने की आवश्यकता रही है। विवाहित व अविवाहित दोनों ही प्रकार की नारियां इन आदर्शों का पालन करके अपने अपने ढंग से कर सकती हैं। पावित्र्य और सतीत्व की उदात्त भावनाएं भारतीय नारी की सर्वोच्च निधियां हैं। दोस्तों, अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। पहले मूल अवतरण पढ़ेंगे। शक्ति की कृपा एवं प्रसन्नता बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अमेरिका और यूरोप के लोग शक्ति के उपासक हैं, परंतु वे शक्ति की सच्ची उपासना नहीं जानते। अज्ञान के कारण वे उसकी पूजा इंद्रिय तुष्टि द्वारा करते हैं। अतएव कल्पना कीजिए इसके विपरीत जो उसकी पूजा अत्यंत पवित्रता पूर्वक एवं सात्विक भाव से करते हैं तथा उसमें मातृत्व का दर्शन करते हैं, उनका कितना अभ्युत्थान एवं कल्याण होगा। चलिए दोस्तों, इसके संक्षेपण को समझते हैं। जो शक्ति का महत्व है यह बहुत अधिक है। अमेरिका और यूरोप के लोग सच्ची आराधना अमेरिका और यूरोप के लोग शक्ति आराधना इंद्रिय तुष्टि के द्वारा करते हैं, जो कि सच्ची पूजा नहीं है। सच्ची पूजा तो पवित्र और सात्विक भाव से मातृत्व का दर्शन करना है और यही परम काम्य है। तो दोस्तों, देखा कितना आराम से, कितने सरल शब्दों में हमने इसका संक्षेपण लिख लिया। अब हम अपने अगले उदाहरण पर चलते हैं। बेरोजगारी की समस्या समाज में आज अत्यंत भयंकर एवं गंभीर बन गई है। देश का शिक्षित एवं बेरोजगार युवक अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति हड़तालें करने, बसें जलाने एवं राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने में कर रहा है। वहीं कई बार कुंठित हो आत्महत्या जैसा भयंकर कुकृत्य भी कर बैठता है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। इस कहावत को हमारे युवक चरितार्थ कर रहे हैं। सच भी है, मरता क्या नहीं करता। आवश्यकता सब पापों की जड़ है। अतः चोरी, डकैती, तस्करी, अपहरण तथा आतंकवादी गतिविधियों में वह सक्रिय हो रहा है। तो दोस्तों, ये हमने मूल अवतरण पढ़ा है। अब हम इसके संक्षेपण को सुनाते हैं आपको पढ़कर। बेरोजगारी की गंभीर समस्या से व्यथित शिक्षित बेरोजगार युवक हड़ताल, तोड़-फोड़ आदि कर रहे हैं। कई बार आत्महत्या तक कर बैठते हैं। वस्तुतः आवश्यकता सब पापों की जड़ है, इसी से वे असामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो रहे हैं। दोस्तों, सभी संक्षेपण में आप देख रहे हैं कि हमने मूल अवतरण की जरूरी बातों को लिखा है और अपनी तरफ से कोई भी बातें नहीं लिखी हैं, तभी तो एक अच्छा संक्षेपण तैयार हो सकेगा। अब हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। हमारे मन की थकावट और ताजगी के लिए हमारी मानसिक स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है। निराशा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। शारीरिक योग्यता का नाश करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसका जहरीला असर इतना भीषण होता है कि महीनों लगातार परिश्रम की थकावट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसके प्रतिकूल शांत निद्रा से जो ताजगी मिलती है, उससे सभी इंद्रियों में स्फूर्ति पैदा होती है और प्रत्येक बुद्धिमान शारीरिक योग्यता प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह जीवन की किसी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वह वाणिज्य व्यापार में लगा हुआ हो,
पुस्तक लिखता हो, कारीगर हो, समाज सेवा में दत्तचित हो, प्रत्येक अवस्था में वह सदा अधिक काम करते रहने और आगे बढ़ने को आतुर रहता है। हमने मूल अवतरण को पढ़ा, अब हम इसके संक्षेपण को जानते हैं। निराशा मनुष्य की शारीरिक योग्यता को नष्ट कर देती है। इसका असर बहुत अधिक भीषण होता है। ताजगी एवं इंद्रियों में स्फूर्ति आने से निराशा समाप्त हो जाती है और प्रत्येक कार्य में संलग्न बुद्धिमान व्यक्ति हर हालत में और हर काम में योग्यता चाहता है और इसके लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति आवश्यक है। दोस्तों, अब हम अपने अगले मूल अवतरण पर चलते हैं, फिर उसके संक्षेपण को जानते हैं। सामान्यतः संस्कृति और सभ्यता को एक ही वस्तु मान लिया जाता है। दोनों में निसंदेह घनिष्ठ संबंध है, उनकी एक दूसरे पर प्रतिक्रिया होती है। सभ्यता भौतिक उन्नति का द्योतक है, दूसरी ओर सुसंस्कृत मनुष्य की सभ्यता दूसरे से भिन्न है। सभ्यता मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण करने के यत्न का परिणाम है, लेकिन संस्कृति बौद्धिक उन्नति के प्रयत्नों से विकसित होती है। ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, इसमें आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि संस्कृति मनुष्य के मन और आत्मा के सुसंस्कार या परिष्कार को कहते हैं, अतएव वह अंतर्मुखी है। वह रुचि, दृष्टिकोण और आचार के द्वारा व्यक्त होती है। और दूसरी ओर सभ्यता बहिर्मुखी और भौतिक है। वह उन भौतिक आयोजनों और साज सज्जा से संबंध रखती है जिसको मनुष्य ने प्रकृति की शक्तियों पर विजय पाने के लिए और इस प्रकार मानव जीवन को सुविधापूर्ण तथा सुखमय बनाने के लिए विकसित किया है। उसमें आदि मनुष्य के पत्थर के औजारों से लेकर आधुनिक स्पुतनिक तक शामिल हैं। दोस्तों, इसमें मैंने इसका शीर्षक लिखा है और मैंने इसमें शीर्षक दिया है सभ्यता और संस्कृति। यदि आपको इससे अच्छा कोई शीर्षक लगता है तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम इसके संक्षेपण को समझते हैं। प्रायः सभ्यता और संस्कृति को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन इनमें काफी अंतर है। सभ्यता बाहरी वस्तु है और संस्कृति भीतरी। सभ्यता भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास का परिणाम है और संस्कृति बौद्धिक विकास के लिए किए गए प्रयत्न का फल। देखा, कितना आसान शब्दों में इसका संक्षेपण हमने लिख लिया। अब हम अपने आखिरी उदाहरण की ओर चलते हैं। विज्ञान ने इधर थोड़े समय के भीतर ना जाने कितने चमत्कार हमारे सामने उपस्थित किए हैं। उसकी शक्ति इतनी अमोघ है कि अब उस पर आश्चर्य भी नहीं किया जा सकता। क्या इसके लिए मृत्यु अजय होगी, कहने का साहस नहीं होता, पर एक बात तो आज दिखाई पड़ती ही है। विज्ञान ने प्रयोगशाला में रत्न पैदा किए हैं। इससे स्वयं उसकी प्रतिष्ठा तो बढ़ती है, किंतु रत्नों का भी गौरव अथवा मूल्य बढ़ा है। यह दिखाई नहीं पड़ता। विज्ञान ने मनुष्य को आसमान में उड़ाया है, समुद्र के गर्भ में घूमने फिरने की शक्ति दी है, परंतु इसका परिणाम वह बहुत उत्साहवर्धक नहीं। विज्ञान की कृपा से हम नर देहधारी कम से कम आज के दिन तो जलचर, नभचर तथा पशु के निकट अधिक हैं और हम जानते हैं कि एक दिशा से उसने हमारा मृत्यु भय भी दूर कर दिया है। इसका मैंने शीर्षक दिया है वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम। अब हम इसके संक्षेपण को देखते हैं। विज्ञान के चमत्कार ने मानव को हैरत में डाल दिया है। उसके लिए अब कुछ भी असंभव प्रतीत नहीं होता है, लेकिन खेद है कि उसके आविष्कारों के परिणाम सुखद नहीं है। इनसे प्रकृति पर मनुष्य की सत्ता आरोपित की है, किंतु भौतिक उपलब्धियां ही सब कुछ नहीं हैं। तो दोस्तों, देखा हमने कितने आसान और सरल और सहज शब्दों में अपने मूल अवतरण का संक्षेपण किया है। अब आपको करना ये है कि जो भी आपको शीर्षक समझ आता है या इसका कोई और आसान संक्षेपण आप कर सकते हैं, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों को जानने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।